हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं और इसमें से आप लोग एग्जाम में जरूर क्वेश्चन भेजेगा, तो वीडियो को पूरा देखना। 50 बहुत ही महत्वपूर्ण जो आप लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कई सालों से पूछे जा रहे हैं, प्लस इस बार जो एक्सपेक्टेड है पूछने की प्रबल संभावना, वो सारी क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, हर एक चीज साफ साफ हो जाएगा और बहुत ही आसान सवाल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए और एग्जाम की तैयारी बहुत धुआंधार तरह से करने के लिए। दोस्तों देखिए क्या है यहाँ पर, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी, शिवपूजन सहाय की स्वयं प्रकाश की नागार्जुन। तो इसके जो पाठ के लेखक हैं दोस्तों वो स्वयं प्रकाश है। दोस्तों आप लोग पाठ के लेखक और लेखिका और मैं ट्रिक ला दूंगा, उसको देख लेना। हर एक पाठ का लेखक और लेखिका पर उसको देख लेना, आप लोग का आसान हो जाएगा, क्योंकि लेखक और लेखिका पर सवाल आना ही आना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है? तो दोस्तों ये आप लोग का एक कहानी हो जाएगा। नेताजी का चश्मा है ना, एक कहानी है। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पर कैप्टन का कहानी रहता है, चश्मे वाले की कहानी रहता है। ठीक है, वो देश के प्रति प्रेम दिखाता है, जिसमें क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी होती है चौराहे पर, तो उसमें चश्मा नहीं लगा रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो खुद अपना चश्मा मतलब जो चश्मा बेचता है उसमें हर एक दिन नया नया चश्मा उसमें लगा देता है। तो इस प्रकार उसमें और भी बहुत सारी कहानी है। तो ये क्या, हालदार साहब को दिनों पर कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। पूरा हल्दार साहब को कितने दिनों पर, ठीक है, हल्दार साहब को कितने दिनों पर कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। देखिए चश्मे वाली जो कहानी था, कैप्टन ये वाला चश्मा वाला, ठीक है, नेताजी का चश्मा, इसमें कैप्टन जो बदल दिया करता चश्मा, जो चश्मा बेचता था, ठीक है, और हालदार साहब क्या करता, उस कस्बे से डेली गुजरता था, तो देखता था कि डेली सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर नया नया चश्मा कौन लगा देता था। तो उस पर जानने के इच्छुक हुए। फिर इस प्रकार से उनका कैप्टन के बारे में उनको जानने को मिला। वहाँ पे पान का गुमठी रहता है, पान वाले से पूछता है, ठीक है, तो कैप्टन के बारे में बताता है। तो इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ता है। ठीक है, तो क्या है, तो कितना देर पर हर मतलब गुजरना पड़ता था, तो हर दोस्तों 15वें दिन पर वो क्या वहाँ कस्बे से गुजरते थे। ठीक है, अगला सवाल तो क्या है कि कस्बे की चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी? दोस्तों कस्बे की चौराहे पर किसका, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए अच्छे से देख लीजिए, मैं समझा भी दूंगा तो याद भी नहीं करना पड़ेगा। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी हुई थी? दोस्तों ये संगमरमर की पत्थर की बनी हुई थी। जो नेताजी का चश्मा था वो संगमरमर की पत्थर की बनी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, नेताजी का चश्मा पाठ में पानवाला किस तरह का व्यक्ति था? पानवाला दोस्तों जो पान का गुमठी रहता है ना, ठीक है, पान का गुमठी वहीं सामने ही चौराहा रहता है, चौराहे में दोस्तों नेताजी की मूर्ति लगी रहती है, उसमें चश्मे वाला डेली चश्मा बदल देता था, जिसको हम लोग कैप्टन भी बोलते हैं, कैप्टन के नाम से लोग पुकारते थे। वहीं पर एक कोना में पान की गुमठी थी, जो पान बेचता था, ठीक है, वो सारा ये दृश्य देखता था। ठीक है, वो मतलब वो कमेंट करता रहता था, और उसी से दोस्तों जो हल्दार साहब गुजरते थे कस्बे से, तो उन्हीं को वही कहा, मतलब पान वाले नहीं कहा कि हाँ ये जो चश्मा बदलते हैं ये कैप्टन ने बदल दिया करता था, इस प्रकार से। तो वो कैसा था, किस तरह का था? तो दोस्तों वो एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति थे। कौन? पान वाला। ठीक है, मोटा, एकदम हर वक्त हंसते रहता था, और जब हंसता था तो लाल लाल दांत दिख जाता था, जो पान से लाल हो चुका था, पान खा रहे थे। कितने साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे? तो लगभग 2 साल तक दोस्तों। ठीक है, हर 15वें दिन में गुजरते थे और लगभग 2 साल तक उस कस्बे से क्या लगातार वो गुजरते रहे। हवलदार साहब भावुक क्यों हो गए? तो दोस्तों हवलदार साहब यहाँ पे देखिए, कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर भावुक हो गए। दोस्तों एक बार जब हवलदार साहब मतलब उसी प्रकार 15 दिन बाद जब उस कस्बे से गुजर रहे थे, उस चौराहा से गुजर रहे थे, तो देखा कि जो सुभाष चंद्र बोस जी के चेहरे पर जो चश्मा है वो बदला नहीं है, वही पुराना वाला है। तो जाकर पान वाले से पूछा कि बात क्या है इस प्रकार, तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी है, इस वजह से दोस्तों हल्ला साहब भावुक हो चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, नेताजी का चश्मा पार्ट में कैप्टन कौन है? तो दोस्तों नेताजी के पार्ट में चश्मा अभी आप लोग कैप्टन किसको कहते थे? चश्मे वाला को, यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। हवलदार साहब किस पार्ट के पात्र है? तो दोस्तों हवलदार साहब अभी बताया मैंने, ये कैसे किसमें, चश्मे वाला के पार्ट के पात्र है, यानी नेताजी का चश्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी की मूर्ति में बार बार क्या बदल दिया जाता था? तो दोस्तों नेताजी की मूर्ति में बार बार क्या चश्मा बदल दिया जाता था, यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तो क्या है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो कैप्टन बदलता ना था ना, जो चश्मे वाला था उसे कैप्टन बोलते थे, कैप्टन बदल दिया करता था। ठीक है, एक्चुअली उसको सेना में कोई वो नहीं था, ठीक है, सेना में नहीं थे वो, बट उसको लोग कैप्टन कहते थे उसके देशभक्ति को देख करके। ठीक है, नेताजी का चश्मा किस प्रकार की कहानी है? दोस्तों ये भाव प्रधान कहानी, याद रखना, ये किस प्रकार की कहानी है? ये भाव प्रधान कहानी है नेताजी का चश्मा। अगला सवाल है कि नेताजी का चश्मा का मुख्य पात्र कौन है? तो दोस्तों कैप्टन ही, यानी जो चश्मे वाला है वही उस चश्मे का मतलब नेताजी चश्मा का मुख्य पात्र है। अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? दोस्तों एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र बाल गोविंद भगत है।
मतलब रेखा चित्र वाला पार्ट है। रामवृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उनकी कलम का जादूगर उन्हें कहा जाता है। किन्हें? रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे 17 नंबर। बाल गोविंद भगत किस कद के व्यक्ति थे? दोस्तों मझली कद के व्यक्ति थे बाल गोविंद भगत। ठीक है, ये कहानी पढ़ना बहुत मजा आएगा। अगर हो सके तो मैं आप लोगों को ये इनका सारांश भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? दोस्तों इस लगभग 60 वर्ष के ऊपर के हो चुके थे, तो 60 वर्ष के ऊपर होगा। 19वां सवाल देखिए, बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? दोस्तों तुलसीदास जी को साहब कहते थे। ठीक है, तुलसीदास जी को साहब बोलते थे। बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे? तो दोस्तों वे संगीत कला में निपुण थे। बाल गोविंद भगत किस में निपुण थे? संगीत में निपुण थे। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? तो दोस्तों बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? जादू का है, जादू। अरे भैया, बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो वहाँ खेती बाड़ी कृषि था। ठीक है, तो 3 वर्ष सही हो जाएगा। बाल गोविंद भगत के पाठ के आधार पर रोपनी किसे कहता है? रोपनी मतलब क्या? रोपना, धान की रोपाई, आप लोग जानते ही होंगे ना। तो रोपनी मतलब धान की, यहाँ पर धान की कटाई नहीं है दोस्तों, धान की रोपाई होगा। ठीक है, रोपनी मतलब धान की रोपाई को कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बाल गोविंद भगत क्या थे? तो दोस्तों वे साधु, न सन्यासी, न महात्मा, वो क्या थे? गृहस्थ थे। ठीक है, लेकिन हाँ साधु सन्यासी वाला सख्त नियम रखते थे, बट साधु सन्यासी थे नहीं, है गृहस्थ जीवन जीते थे। 24 का 3 सही हो जाएगा। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा पंक्ति किस कहानी से ली गई है? यह बाल गोविंद भगत से ली गई है। ठीक है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। आप लोग इसका मतलब कमेंट करके बताना कि इसका मतलब क्या होता है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, इसका मतलब पता करके कमेंट में लिख देना। देखता हूँ कितने सारे बच्चों को पता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? दोस्तों जब उनका इकलौता बेटा मारा गया ना, तब उनका संगीत का चरम उत्कर्ष देखा गया। तब भी वो संगीत बजा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे। ठीक, खुद अकेले। तो उस वक्त दोस्तों उनका संगीत का चरम उत्कर्ष देखा गया। बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? तो इकलौता एक बेटा ही था उनका। ठीक है, बाल गोविंद भगत के ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलाई? तो उसके पतोहू से दिलाई। ठीक है, उसके बेटे की बहू मतलब उसके पतोहू से आग दिलवाई। बाल गोविंद भगत कौन से माह में प्रभातिया शुरू करते थे? दोस्तों वे आप लोग का यहाँ देख सकते हैं, कार्तिक माह में प्रभातिया शुरू करते थे, यानी कि दोस्तों गाना गाते थे। ठीक है, प्रभातिया मतलब क्या? गाना गाते थे। 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाल गोविंद भगत की पाठ के आधार बताइए कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है? श्रम बिंदु का दोस्तों पसीना होता है, याद रखना। श्रम बिंदु का क्या होता है? पसीना हो जाता है। और अगला सवाल है, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? तो वो नवाब साहब की तरफ देख रहे थे। ठीक है, 4 नंबर सही हो जाएगा। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या करता था? नवाब साहब ट्रेन में जा रहे थे, उनका वक्त नहीं कट रहा था, खीरा काटा, खीरा काट के एकदम उसमें नमक मसाला मिर्च डाल दिया और सूंघ सूंघ कर फेंक दिया। खीरा खरीदा था। ठीक है, लेखक ने खीरा खाने से इनकार क्यों कर दिया? तो दोस्तों आत्मसम्मान की रक्षा हेतु। ठीक है, क्योंकि जब लेखक उससे बात करना चाह रहा था तो लखनवी अंदाज वाले जो आदमी थे, ठीक है, नवाब साहब, वो बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। ठीक है, वो घमंडी टाइप का था, तो लेखक अपना क्या आत्मसम्मान की रक्षा हेतु उन्होंने उनसे खीरा नहीं लिया। अगला सवाल देखिए क्या है। लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। जिस प्रकार नवाब साहब लेखक को देखकर मतलब नाक भौं सिकुड़ो रहा था, उससे पता चलता है कि वो उसे तुच्छ मान रहा था और अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा था। ठीक है, तो नवाब लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। खीरा लजीज होता है लेकिन सोता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ये शब्द किसने कहा? ये नवाब साहब ने कहा था। ठीक है, अगला सवाल 36 नंबर। फादर कामिल बुल के कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों बेल्जियम के रहने वाले थे। याद रखना, बेल्जियम के। सवाल देखिए, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को कैसा सन्यासी बताया? तो दोस्तों वो संकल्प से सन्यासी थे। ठीक है, याद रखना, वो कैसा सन्यासी है? वो संकल्प से सन्यासी थे। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते? वो राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। और अगला सवाल हमारा है क्या, देख लीजिए। फादर कामिल बुल्के के शोध का क्या विषय था? तो दोस्तों उसका था रामकथा उत्पत्ति और विकास, उनका शोध का विषय था। ठीक है, याद रखना। देखो एक बार देख लोगे ना तो एग्जाम में जब आएगा तो आराम से ऑप्शन याद आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार कम से कम देख लो और 1-2 बार रिवाइज कर लेना। फादर कामिल बुल्के के कितने भाई थे? उनके 2 भाई थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई? तो जहराबाद से हुई थी। एक प्रकार का बुखार टाइप का होता है, जहराबाद से उनकी मृत्यु हो गई थी। फादर को याद करना लेखक के लिए कैसा संगीत सुनने जैसा है? तो दोस्तों उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। फादर को याद करना है। एक क्वेश्चन भी है कि फादर को याद करना उदास शांत संगीत सुनने जैसा क्यों है? तो ठीक है, उनको याद करना शांत संगीत सुनने जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों उनकी मृत्यु हुई थी सन 1982 ईस्वी में हुई थी। और अगला सवाल है, फादर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में दोस्तों उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक,
दोस्तों अगला सवाल है क्या कि लेखिका के फादर कामिल बुल्क को देखना है किसके समान बताया गया, तो उनको देखना लेखक ने क्या बताया कि निर्मल जल में स्नान करने के समान बताया गया है। लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, तो दोस्तों सबसे अधिक प्रभाव उनके पिता का पड़ा, लेखिका के पिता का पड़ा था। अगला क्वेश्चन है लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव के क्या कारण थे, दोस्तों विचारों में भिन्नता, अलग अलग दोनों विचार के थे। लेखिका कुछ और विचार रखती थी जबकि उनके पिताजी कुछ और विचार रखते थे, तो विचारों में भिन्नता टकराव का कारण था। किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून की लावे भर दिया, तो शीला अग्रवाल की दोस्तों बातों ने लेखिका की रगों में बहते खून के लावे बदल दिया, ये बदल लाभों में क्या बोलते बहते खून को लाभों में बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को स्कूल बुलाया, तो दोस्तों आंदोलनकारी व्यवहार को देख करके, ठीक है, उनका एक आवाज़ से सारी स्कूल की लड़कियां बाहर आ जाती थी, तो इस प्रकार के आंदोलनकारी उनके स्वभाव को देख करके उनके पिताजी को बुलाया गया। और अंतिम सवाल है दोस्तों, किस सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था, तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ भरा था, मतलब सभी लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाह रहे थे, सभी लोग आगे बढ़कर भाग ले रहे थे, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग टॉप 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए, आई थिंक आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, तो सभी को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और इसका पीडीएफ दोस्तों आप लोग टॉपर बनाए पर प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।